इसियामा की एक ऐसी क्वालिटी जो कि मेरे को बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव लगती है कि वो किसी भी इवेंट को रश नहीं करते। जब ये वॉर स्टार्ट हुई थी तो उसके बीच में भी कैरेक्टर्स के ऊपर फोकस था, और अब चूंकि रमलिंग स्टार्ट हो चुकी है तो यहाँ पे भी हम बिल्कुल सेम वही चीज़ देख रहे हैं। अब ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब मैंने रमलिंग को पहली बार मानगा में होता हुआ देखा था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि अब बस 5 चैप्टर्स के अंदर ही स्टोरी ख़त्म होने वाली है। लेकिन इसियामा रमलिंग को स्टार्ट करवाने के बाद भी अपना काफ़ी टाइम लेते हैं और 15 चैप्टर्स लगाती हैं स्टोरी को ख़त्म करने में, जिसके दौरान वो बाकी कैरेक्टर्स के इमोशन, रिएक्शन, एक्शन और सिचुएशन के ऊपर फोकस करते हैं। और यही कारण है कि अटैक ऑन टाइटन्स का लास्ट सीज़न मेरे को काफ़ी ज़्यादा गेम ऑफ थ्रोन्स की याद दिलाता है। बिकॉज इस सीज़न में काफ़ी सारे ऐसे सिनारियोज हैं जिसमें कि ऐसे कैरेक्टर्स जो एक दूसरे को हेट करते हैं या जिनके बीच में बुरा रिलेशन है, उनको भी एक दूसरे की मदद करनी ही पड़ती है, विलिंगली या फिर अनविलिंगली। अब इसी सीज़न के सेकंड एपिसोड में जब कोल्ट, गाबी और फाल्को एक घर के अंदर छुपते हैं तो पीछे से साशा की फैमिली निकलती है, जहाँ पे कि किया को छोड़कर हर कोई यही उम्मीद कर रहा था कि गाबी और फाल्को सेफ हों। वहीं दूसरी तरफ किया के मन में इतना ज़्यादा हेट होता है कि अगर उसे मौका मिले तो वो गाबी को जान से मार दे। ये बात गाबी को भी पता होती है, और इस एपिसोड में जब किया के हाथ में ऐसी अपॉर्चुनिटी आती है तो वो गाबी को जान से नहीं मारती, इनफैक्ट उसकी जान बचाती है बिकॉज ऑफ टर्न ऑफ इवेंट्स। ठीक उसी तरीके से कैडेट कॉर्प्स के मेंबर्स को भी ये बात जान के काफ़ी ज़्यादा अफसोस और गिल्ट होगा कि उन्होंने जिस बंदे को इतनी बुरी तरीके से धोया, आज उन्हीं की वजह से वो जिंदा है। अब ऐसे इवेंट हम पहले भी होते हुए देख चुके हैं, जैसे कि कैसे गैलियार्ड ने रेनर की जान बचाई थी, उससे इतना ज़्यादा नफरत करने के बाद भी। फिर ये एपिसोड काफ़ी ज़्यादा नॉस्टैल्जिक भी था क्योंकि कुछ ऐसे इवेंट्स थे जिनको देखकर पुराने एपिसोड्स की याद आ गई थी, जैसे कि मिकासा को लुइस को बचाना, किया का उसी सिचुएशन में फंसना जिसमें कि उसकी माँ फंसी थी, और जीन का कैडेट कॉर्प्स को उसी तरीके से लीड करना जैसे कि उसने सीज़न 1 में एरिन के मरने के बाद किया था। अब एरिन जब अपने प्लान को सब्जेक्ट ऑफ यामिर को बताता है तो मार्ले में रह रहे एल्डियंस को भी इस बारे में पता लग जाता है। इनफैक्ट पूरी दुनिया के ही एल्डियंस को रमलिंग के बारे में पता लग चुका है, और जल्द ही वो दूसरे इंसानों को भी बता देंगे, और हर किसी को पता लग जाएगा कि उनके पास टाइम बहुत कम है। अब वैसे ही तो माहौल इतना ज़्यादा केओटिक है, लेकिन कोनी और फ्लोच मिलके इसको और भी ज़्यादा केओटिक बना देते हैं। हालांकि थोड़ी सी राहत की सांस लेने वाली बात यह है कि सारे के सारे प्योर टाइटन्स ख़त्म हो चुके हैं, जिसके कारण पैराडाइज आइलैंड में रहने वाले सुरक्षित हैं। पर क्या वो वाकई में सुरक्षित हैं? ज़रा इस मैप को देखो। जब ये अंदर वाली वॉल्स टूटेंगी और इनमें से कोलोसल टाइटन बाहर आएंगे तो वो आधे से ज़्यादा पैराडाइज आइलैंड को भी तो कुचलेंगे। ऐसा मैंने सोचा था जब मैंने पहली बार रमलिंग को मानगा में पढ़ा था, लेकिन इसियामा ने इसे भी बहुत अच्छी तरीके से एग्जीक्यूट किया है। लेकिन इस एपिसोड में हमने देखा था कि कोलोसल टाइटन लाइन बनाकर रमलिंग करने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन लास्ट एपिसोड में एक कोलोसल टाइटन घर को भी कुचल देता है। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं कोलैटरल डैमेज होगा और कुछ पैराडाइज आइलैंड के लोग भी मारे जाएंगे, जिसके बारे में एरिन को भी पता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम लोग अभी तक ये बात नहीं भूले होगे कि पैराडाइज आइलैंड और बाकी की दुनिया के बीच में एक बहुत बड़ा समुद्र है, जिसको कि कोलोसल टाइटन्स को पार करना है अगर उन्हें दूसरे देशों तक पहुँचना है तो अब ऐसा कैसे होगा और आगे चल के और क्या क्या इवेंट्स होने वाले हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।